मेरी जीवन धारा एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने पूरे जीवन में केवल संघर्ष ही किया, उसे सुख कभी नहीं मिला। तो आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं उस लड़की की कहानी बताती हूँ जिसने खुद अपने हाथों से अपनी कहानी लिखी है। मेरी जीवन धारा। विनम्र निवेदन। आप सभी पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे लेखन में कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसको मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको दोबारा सुधार कर सकूं। मैं अपने जीवन में हुए उतार चढ़ाव को संक्षेप तथा विस्तृत रूप अर्थात दोनों रूपों में वर्णित कर रही हूं। किसी भी त्रुटियों की जिम्मेदारी लेखक की होगी, जिसे पाठक नज़रअंदाज करते हुए मेरी जीवन धारा का गहन अध्ययन करें। पढ़ना शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। बचपन का गुलदस्ता। देश हिंदुस्तान, भारत। जाति स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती। धर्म अपनी इच्छाओं को मारना। कर्म अच्छे विचारों की मोतियों को ज्ञान के धागों में पिरोना और परिस्थितियों की आंसुओं का ताबीज तैयार कर समाज और बेइज्जती रूपी डर का पाजेब बनाकर गले और पैरों में पहनना। भावुकता नहीं, सच्चाई बयां की है मैंने। आपको बनावटी लगे तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैं जब छोटी थी तो बहुत ही सुंदर थी। गोरा बदन, गोल चेहरा, घुंघराले बाल, माथे पर लटकते हुए तथा निहायत ही मनमोहक अदाएं, जैसे रूठना, जल्दी ही मान जाना, रोते रोते हंसने लग जाना। मेरी स्मरण शक्ति बचपन से ही तेज थी। मैं सोती बहुत थी। मुझे दूध और भोजन की कोई परवाह नहीं होती थी। मेरी मम्मी मुझे दूध पिलाकर लिटा देती थी और कार्यों में व्यस्त हो जाती थी। उन्हें फिर बाद में चिंता नहीं होती थी कि मैं जग जाऊंगी अथवा रोने लगूंगी। पहली बात तो मैं उठती ही नहीं थी, और अगर कदाचित उठ भी जाती तो रोती ना थी। मुझे हर कोई गोद में उठाने का इच्छुक रहता था। लोग कहते थे कि इसको नज़र न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाकर रखा करो। मम्मी कहती हैं कि मेरे पापा की नज़र मुझे बहुत लगती थी। नज़र उतारने के सारे उपाय किए जाते थे, जैसे सूखा लाल मिर्च, पाँच, चोकर, नमक, बाल तथा सरसों को 5-7 बार उबाल कर आग में डालना तथा उसी धुएं में बच्चे को सेंकना आदि। नज़र उतारने वाला से झाड़ फूंक करवाना आदि। बचपन से ही मुझे दया भाव की भावना मेरे मन में रहा करती थी। मैं पशु पक्षियों से भी प्रेम करती थी। पेड़ों से मुझे लगाव और अपनापन महसूस होता था। कोई अगर पेड़ों को तथा पशु पक्षियों को हानि पहुंचाता था तो मैं बहुत दुखी होती थी और मन ही मन में हानि पहुंचाने वाले को कोसती और मन में ही सवाल करती कि आखिर ऐसा क्यों है। इन्हें भी तो जीने का हक है, इन सबों को खुशी से लहराने का हक है। मगर मेरे सवाल सिर्फ मन ही में उठते और गिरते थे। पूछती भी किससे? उन्हीं से जो दुख पहुंचाते थे। मेरी परदादी। हम बच्चे बहुत ही खेलने वाले प्रवृत्ति के थे। कभी बखार में घुस जाया करते थे तो कभी डेहरी में और कभी चन्नी पे चढ़ के घूमते थे। परदादी जी हम बच्चों से पीठ मलवाती थी। पता नहीं पीठ में ढेर सारी मैल होती थी या फिर पीठ दर्द किया करती थी, ये मैं नहीं जानती।
हम लोग 5 की टोली में रहते थे। खाने खेलने की मदमस्ती सवार होने की वजह से दादी की पीठ न मलते तो दादी हम बच्चों को डंडा लेकर खदेड़ती थीं। हम नादान और दुष्टता से परिपूर्ण बच्चे उनका तिरस्कार करके उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि बूढ़ा तिली लीली खटाई दे दियो, जबकि इसका अर्थ हम सबको आज भी नहीं मालूम है। यह कहकर लोग थ्रेसर के चारों तरफ घूमते, वह खदेड़ती रहती थी। मैं कम ही दौड़ पाती थी, इसलिए वह मुझे पकड़ने में जल्द ही कामयाब हो जाती थी। मुझे उनके बारे में बहुत नहीं, परंतु इतना याद है कि वह सफ़ेद साड़ी और पैर में जूता पहनती थी, बाल छोटे छोटे मुंडन करवाए हुए तथा गोल चेहरा गोरा सा, और हाथ में सोंटा टेकने के लिए उनकी धाक बहुत चलती थी। अब जब उनकी मौत हुई तब मैं भी वहीं खड़ी थी और सबको रोते देख रो रही थी। मेरे मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों होता है? अब क्या सच में परदादी जी नहीं आएंगी? फिर उसके 1 साल उपरांत छोटी दादी का भी देहांत हो गया, जिससे मुझे दोबारा वही झटका लगा, क्योंकि बचपन तो बचपन होता है। एक बार फिर से 2 बुजुर्ग मेरी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चले गए, जिन्हें हम ठीक से जान और समझ भी नहीं पाए थे। विद्या के फूल खिले। मैं जान ही नहीं पाई कि मेरी पढ़ाई सर्वप्रथम कब और कहाँ से हुई। फिर भी जब से याद है तब से ही बता देती हूँ। प्राथमिक विद्यालय पूरे अजब से कक्षा 1 और 2 पढ़ी हूँ, जहाँ पर पहाड़ापुर वाले पंडित जी पढ़ाते थे। उनका ट्रांसफ़र होने पर हम बच्चे उनकी साइकिल पकड़कर खींच रहे थे और यह कहते हुए रोए जा रहे थे कि ना जाओ पंडित जी, हमें सबका के पढ़ाई। इतना सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। हम बच्चों का प्यार देखकर वह भी अपने आप को रोक ना पाए और साइकिल से उतर गए। हम बच्चों को प्यार किया और समझाया कि अब दूसरा मास्टर आएगा और तुम सबको मुझसे भी अच्छा पढ़ाएगा। प्राथमिक विद्यालय मुंगेर में दर्जा 3 और 4 की शिक्षा पाई, जहाँ पर मैं गुरु जयमंगल सिंह, अशोक, लंबू मास्टर, पंडित जी जो नेता वाली टोपी लगाते थे, इन सभी गुरुजनों से मैं बहुत प्रभावित थी। मैं जब भी पढ़ने जाती थी अपने साथियों को बगैर लिए नहीं जाती थी। लगता था जैसे ये साथी ही मेरे गुरु, कलम, कागज़ और पाठशाला सब कुछ हैं। लगे कि हम किसी जंग में जीत हासिल करने जा रहे हैं। अगर हमारे साथी ना होंगे तो हम जंग हार जाएंगे। इस भांति हम एक दूसरे के बगैर स्कूल नहीं जाते। मैं जब घर से निकलती तो सबसे पहले फूल भारती के घर जाती थी। वहाँ से उनके भाई बहनों को लेकर सिमी के घर पहुँचती। वहाँ से अंटू, शिबू और सिमी को लेकर डिम्पल और सिंपल तथा उनके भाई और पड़ोस के भाइयों को लेती, और फिर आगे बढ़ती तो एकता और उनकी 2 बहनों को लेती। उससे आगे बढ़ती तो पूजा, पूर्णिमा और पम्मी, रूबी तथा उनकी बहनों को लेकर लगभग 20 से 25 बच्चों की टोली हो जाती थी। तब तक पच्छुपुरवा से भी सुमन कुछ बच्चों की टोली लेकर आ जाती थीं। हम बहुत सारे बच्चे हंसते खेलते बागों से होकर गुजरते थे। इतने बच्चे एक साथ एकजुट होकर इसलिए जाते थे क्योंकि रास्ते में मृत जानवर को लोग खाल निकाल कर डाल देते थे, जिन्हें खाने के वास्ते बहुत सारे चील कौओं और गिद्धों की बारातियों का दावत और स्वागत का भरपूर इंतजाम होता था। दावतें मुफ्त हो और ये बाराती ना आए, ऐसा पहले कभी ना होता था। गिद्ध की आंख और टोंट देखकर हम बच्चे बहुत डरते थे। एक दिन राजू भैया को पता चल गया कि मैं पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा करती हूँ और फिर एक साथ स्कूल जाती हूँ। उन्होंने गुस्से में आकर पतले डंडे से खूब मारा और कहा कि ये नाउन हो गई हैं,
पूरे गांव में बलौआ दे थी। आज के बाद जब सीधे स्कूल ना पहुँचूँ तब बताई तुम्हें हमारी हिम्मत भी ना पड़ी कि बता दूं कि किस वजह से हम एक साथ जाते हैं। फिर अकेले जाने लगे। रास्ते में या स्कूल में साथियों से मुलाकात होती थी। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं दूसरे पार्ट में भी बताऊंगी।